नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंदन और आप देख रहे हैं द किंग ऑफ स्टोरी ए टू जेड। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाराजा परीक्षित के इतिहास के बारे में। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से पहुंचे। दोस्तों, भारत के ऐसे महान शूरवीर योद्धाओं को नमन जिन्होंने इस वतन की लाज बचाए रखने के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए इस वतन के लिए अपनी जान न्यौछावर किए। दोस्तों, इतिहास गवाह है जिन्होंने अपना वीरता का परिचय देते हुए अपने देश धर्म की रक्षा, मातृभूमि की रक्षा, अपनी संस्कृति की रक्षा, अपने वतन की रक्षा करते हुए इतिहास के पन्नों में अपना नाम जोड़ा है। दोस्तों, इसी आजमगढ़ की धरती पे महाराजा परीक्षित का राज चल रहा था। इसी आजमगढ़ की धरती पर ऋषियों मुनियों का धार्मिक स्थल है जो काफी विख्यात है। तो दोस्तों, महाराजा परीक्षित हिंदू राजा थे। इनके 3 भाई थे, महाराजा परीक्षित, महाराजा घोष और महाराजा असील देव। महाराजा परीक्षित का परगना भादों में मुख्यालय था। दोस्तों, महाराजा परीक्षित के भर सरदार किन किन जगहों पर निवास करते थे, तो दोस्तों जिसका विवरण इस प्रकार है। जहुराबाद, लखनेश्वर, घोसी, माहुल डिहडोर, देवगांव में सेवरी सरदार निवास करते थे। चिरैया कोट पर चेरू सरदार निवास करते थे। आजमगढ़ में चिरैया कोट का नामकरण चेरू सरदार के नाम से हुआ था। तो दोस्तों, इन सब जगहों पर महाराजा परीक्षित के भर सरदार निवास करते थे। अकबर के शासनकाल में महाराजा परीक्षित का राज मुसलमानों के कब्जे में हो गया। महाराजा परीक्षित के छोटे भाई घोष के नाम से घोसी का नामकरण हुआ था, जो मऊ जिला में पड़ता है। महाराजा परीक्षित के सबसे छोटे भाई असील देव जो परगना माहुल डिडोर में राज करते थे। आज भी असीलई कोट ग्राम डेहडुआर में मारपिंजगंज विकास खंड के अंतर्गत वहां से 3 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम स्थित है। इस कोट के दक्षिण की ओर दंती नदी बहती है, लेकिन आज इस कोट पर ठाकुरों का कब्जा हो गया है। घोसी किला को राजभरों का सबसे बड़ा किला माना जाता था। उस समय के भर सरदार बूढ़न देव के नाम से बूढ़नपुर का नाम पड़ा था और अहिरावल देव के नाम से अहिरौला पड़ा था और कौड़ी रामदेव के नाम से कौड़िया पड़ा था। ये सभी भर राजाओं के सरदार थे। तो दोस्तों, मोहम्मद गजनवी ने 12वां आक्रमण भारत के भीतरी भागों से प्रारंभ किया। मोहम्मद गजनवी ने सबसे पहले कन्नौज पे आक्रमण किया था और वहां के राजा राजपाल को मारकर सारा धन लूटकर वहां से आगे की ओर बढ़ता है और उस रास्ते में महाराजा परीक्षित का राज पड़ जाता है। दोस्तों, मोहम्मद गजनवी के आने का पता महाराजा परीक्षित के गुप्तचरों को चल जाता है और तुरंत गुप्तचरों ने महाराजा परीक्षित को सूचित कर दिए कि मोहम्मद गजनवी हमारे राज्य को लूटने आ रहा है। ये सुनकर महाराजा परीक्षित तुरंत ही अपने सरदारों और भाइयों को लेकर युद्ध करने के लिए तैयारी करने लगे और अहमंग वाले मैदान में मोहम्मद गजनवी और महाराजा परीक्षित में भीषण युद्ध हुआ। परंतु महाराजा परीक्षित के छोटे भाई असील देव को मोहम्मद गजनवी की सेना ने इस प्रकार घेर लिया कि वहां से निकल पाना मुश्किल था और इसका परिणाम भयंकर निकला। महाराजा असील देव के साथ महाराजा परीक्षित को भी इस युद्ध में अपनी जान गंवानी पड़ी। दोस्तों, असील देव से छोटे भाई घोष किसी तरह से बच जाते हैं और घोसी कोट को ही अपना मुख्यालय बना लिए। दोस्तों, मोहम्मद गजनवी ने जिस कन्नौज के राजपाल को मार दिया था, तो उस कन्नौज पे जो दूसरे राजा बने थे जिनका नाम जसपाल था, तो दोस्तों कन्नौज के राजा जसपाल से महाराजा घोष की मित्रता हो जाती है और महाराजा घोष आजमगढ़ के उत्तराधिकारी बन गए। दोस्तों, महाराजा घोष के शासनकाल में
इटवा पर राज कर रहे किसी भर राजा से फफूदों से भयंकर युद्ध हुआ और राजपूतों ने भरों से विद्रोह कर दिया, परंतु ये दोनों भरों की सेना से हार जाते हैं और वहां से भागकर ये दोनों हरि ठाकुर और वीर ठाकुर महाराजा घोष के यहाँ नौकरी करने लगते हैं। अभी भाइयों के सदमे से उबरे नहीं थे महाराजा घोष, तब तक राज्य के कहार ठाकुर और महार ठाकुर महाराजा घोष के विरुद्ध षड्यंत्र रचना शुरू कर दी और इस षड्यंत्र में इटवा से भागकर आए हरि ठाकुर और वीर ठाकुर इस षड्यंत्र में शामिल हो जाते हैं और राजा बनने के लालच में धोखे से महाराजा घोष का कत्ल कर देते हैं और घोसी किला और लखनेसर किले पे इन लोगों का दबदबा हो जाता है और कहार ठाकुर को जहुराबाद में रहने के लिए हरि ठाकुर और वीर ठाकुर मजबूर कर दिए और अपने संयुक्त रूप से लखनेसर में रहने लगे। कुछ दिन के बाद हरि ठाकुर और वीर ठाकुर में न बनने के कारण इन दोनों में भी बंटवारा हो गया। वीर ठाकुर के मात्र एक ही पुत्र था जिसका नाम खेमन देव था और हरि ठाकुर की कोई शादी नहीं हुई थी। इतिहास में इस तरह का प्रमाण मिलता है। दोस्तों, वीर ठाकुर के पुत्र खेमन देव के 4 पुत्र हुए जिनका नाम इस प्रकार है: रावत राय, अमर राय, पायक राय और समंत राय। दोस्तों, जिसमें अमर राय को जहुराबाद में बसने के लिए कहा जाता है और रावत राय को प्रगना लखनेसर में बसने के लिए कहा जाता है। और रावत राय के एक पुत्र हुए जिनका नाम महाराज राय था, जिसने लखनेसर के पास महाराजपुर गांव को अपने नाम से बसाया था। तो दोस्तों, इस तरह से महाराजा परीक्षित के साम्राज्य का पतन हो गया। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इसी तरह की रोचक जानकारी हम अपने चैनल पे अपलोड करते हैं। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।